हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी क्लासेस में। तो आज हम सैम्पलिंग में स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के कुछ एडिशनल टॉपिक्स को देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए, और जो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम देते हैं जिसे हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इसमें भी सैम्पलिंग का एक सेक्शन आता है जिसमें ये टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो वैसे तो ये टॉपिक एडिशनल हैं, लेकिन इनको समझने के लिए हमें पहले स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आनी चाहिए। तो हमने एक पिछला लेक्चर अपलोड किया हुआ है जिसमें स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है। आज कुछ बातें हम और बताएंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, और फिर स्टार्ट करेंगे इन एडिशनल टॉपिक्स को जिनके नाम है मॉडिफाइड नेमन्स एलोकेशन। क्या होता है मॉडिफाइड नेमन्स एलोकेशन? इसके पहले हम ये भी जानेंगे नेमन एलोकेशन क्या होते हैं। और दूसरा है एलोकेशन रिक्वायरिंग मोर देन 100% सैम्पलिंग। ऐसा कब होता है? जब हम किसी स्ट्रेटा से वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते समय पूरा का पूरा स्ट्रेटा सेलेक्ट कर लें, मीन्स 100% से ज़्यादा सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़े हमें। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक स्ट्रेटा में जो वैल्यूज़ हमें सेलेक्ट करनी होती है वो स्ट्रेटा के साइज से ज़्यादा हो जाती हैं, तब हम कहते हैं मोर देन 100% सैम्पलिंग। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम क्या करेंगे और कैसे इन सिचुएशंस में हम वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे जो कि पॉपुलेशन मीन के एस्टिमेटर का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं आसानी से। तो इसके पहले कि हम स्टार्ट करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम पूरी पॉपुलेशन को स्टेटा में डिवाइड कर देते हैं, के स्टेटा अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी ऑफ यूनिट्स, यानी जैसी यूनिट्स होंगी एक जैसी यूनिट्स उनको एक स्टेटा में रखेंगे। इस तरीके से जितने टाइप हमें मिलेंगे तो हम अपनी पूरी पॉपुलेशन को, जिस पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन था, को के स्टेटा में डिवाइड कर देते हैं, और इन स्टेटा के साइज को हम लिखते हैं n1, n2, ni एंड nk। अगर हम इन कैपिटल NI's को सम करें i गोइंग फ्रॉम 1 to k पर, तो हमें पूरी पॉपुलेशन साइज कैपिटल N मिल जाएगी। अब आते हैं प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन पर। क्या होती है प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन? जब हम इस कैपिटल N साइज की पॉपुलेशन से स्मॉल n साइज का सैंपल सेलेक्ट करना चाहते हैं अंडर स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो हम हर स्टेटा से कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं। पहले स्टेटा से सेलेक्ट हुई वैल्यूज़ n1, n2, ni, nk। इनको सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनका सम टोटल सैंपल साइज के बराबर होना चाहिए। मीन्स समेशन ऑफ स्मॉल ni इज इक्वल टू स्मॉल n वेयर i गोइंग फ्रॉम 1 to k। तो समस्या ये आती है कि हम कैसे इन स्ट्रेटा से वैल्यूज़ को सेलेक्ट करें। तो अभी तक आपने जो भी सिलेक्शन के रूल्स पढ़े हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ऑप्टिमम एलोकेशन, उनके रूल को हम कैसे क्विकली याद रखें, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और एडिशनल टॉपिक्स को देखेंगे। तो पहला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। प्रोपोर्शनल एलोकेशन में हम कहते हैं कि सैंपल के स्ट्रेटा का साइज प्रोपोर्शनल होना चाहिए पॉपुलेशन के स्ट्रेटा के साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रेटा। अब कैसे एनआई की वैल्यू निकालेंगे? तो जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, सी सपोज कर लेते हैं यहाँ पर हम। और अब अगर हम इस वाले फॉर्मूले में एनआई की वैल्यूज़ को यूज़ कर लें, कौन से फॉर्मूले में? इस वाले में, n1 प्लस n2 प्लस डॉट डॉट एन के इक्वल टू n। अगर i की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम n1 की जगह पे पुट करेंगे cn1 cn2 यूजिंग दिस रूल ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। एंड लास्ट cnk। c इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इसको हम कॉमन ले लेंगे, और समेशन n1 n2 का करेंगे तो कैपिटल N आएगा। इस तरीके से हमको जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसकी वैल्यू मिल गई।
एन अपॉन एन। यानी अगर आप प्रोपोर्शनल एलोकेशन में सिर्फ इस बात को याद रखते हैं तो आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं एन आई की वैल्यू का। तो अब एन आई की वैल्यू क्या आएगी, हम सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एन अपॉन एन कैपिटल एन आई। मीन्स हम पहले स्टेटा से एन अपॉन एन कैपिटल एन वन इतनी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, दूसरे से एन की जगह एन टू आएगा, फिर एन थ्री डॉट डॉट एन के। ये रूल बन गया स्टेटा से वैल्यूज को सेलेक्ट करने का अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। सेकंड क्या है, सेकंड है नेमन एलोकेशन। नेमन एलोकेशन ऑप्टिमम एलोकेशन का केस नंबर 1 है। ऑप्टिमम एलोकेशन मीन्स जो एलोकेशंस हमारे लिए ऑप्टिमम हो, मीन्स अनुकूल हो, जो वेरिएंस को मिनिमाइज करते हो। इसमें 3 तरह के एलोकेशंस होते हैं। पहला एलोकेशन होता है जब हम किसी फिक्स सैंपल साइज के लिए वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी, यानी पॉपुलेशन के मीन के लिए जो एस्टिमेटर आता है, इसके वेरिएंस को मिनिमाइज करें एन को फिक्स रखते हुए जब चूज करते हैं एन आई को, तो ये ऑप्टिमम का पहला केस है। दूसरा केस क्या होता है, हम अब की बार कॉस्ट को फिक्स करके फिर से वेरिएंस को मिनिमाइज करते हैं, तो एक केस और बनता है। तीसरा केस होता है कि अब की बार हम वेरिएंस को फिक्स करके कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं। केस नंबर 1 को हम लोग जानते हैं नेमन एलोकेशन के नाम से। केस नंबर 2 में अगर हर स्टेटा से यूनिट्स को सिलेक्ट करने की कॉस्ट सेम हो जाए तो ये भी कन्वर्ट हो जाता है नेमन एलोकेशन में। कैसे, इसके लिए आप बीएससी के लेक्चर्स को देखेंगे, उसमें हमने इनके डेरिवेशंस भी करवा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए हम नेमन एलोकेशन के रूल को याद कैसे रखें, बस आपको इतना याद रखना है कि इन केस ऑफ नेमन एलोकेशन स्मॉल एन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन आई इंटू एस आई। अगर आप इस रूल को याद रखते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेमन एलोकेशन में यूनिट्स को सेलेक्ट करने का रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है। अब फिर से हम इसको यूज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी के साथ और इस वाले रूल को अप्लाई कर देंगे। ये रूल वैसे क्या है, हम ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, समेशन एन आई वेयर आई गोइंग फ्रॉम 1 to k इज इक्वल टू एन। अब इस एन आई की वैल्यू को यहाँ यूज कर लेते हैं। अगर एन आई की वैल्यू हम पुट करेंगे तो लिखेंगे सी एन आई एस आई समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k इज इक्वल टू एन। सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को समेशन के बाहर कर लेंगे और इस सी की वैल्यू आएगी एन अपॉन समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई एस आई। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट सी की वैल्यू आ गई। अब हम बता सकते हैं कि नेमन एलोकेशन में ith स्टेटा से यूनिट्स को सिलेक्ट करने का रूल या फॉर्मूला क्या है, सी की वैल्यू को पुट करके एन एन आई एस आई समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k एन आई एस आई। तो आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप केवल एक ये फॉर्मूला याद रखें नेमन के लिए और ये याद रखें प्रोपोर्शनल के लिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं वेरिएंस के बारे में। तो जब हम कैपिटल वाई बार को एस्टिमेट करते हैं तो एस्टिमेटर यूज करते हैं वाई बार एस टी, और वाई बार एस टी का जो इनिशियल वेरिएंस आता है वो आता है समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to k वेयर k इज द नंबर ऑफ स्टेटा। फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एन आई स्मॉल माइनस 1 अपॉन कैपिटल एन आई डब्ल्यू आई स्क्वायर इंटू एस आई स्क्वायर। डब्ल्यू आई स्क्वायर के बारे में हम बता देते हैं। डब्ल्यू आई स्क्वायर का मतलब है एन आई अपॉन एन और एस आई स्क्वायर इज द मीन स्क्वायर एरर या फिर वेरिएंस कह सकते हैं ith स्टेटा का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनल एलोकेशन का रूल अप्लाई कर दें, मींस स्मॉल एन आई की वैल्यू ये पुट कर दें, तो जो फार्मूला वेरिएंस का निकल के आता है वो होता है अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन। डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, डेरिवेशन के लिए बीएससी की क्लासेस आपको देखनी है, उनमें हमने इनकी डेरिवेशंस को करवाया है। जब हम एन आई की वैल्यू पुट करते हैं
तो रिजल्ट हमारे पास ये आता है, यानी वेरिएंस का फॉर्मूला ये बन जाता है। आप पुट करके इनको इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं, WI/SI²। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऑप्टिमम एलोकेशन का रूल ये वाला यूज करें हम इस NI की जगह पर, तो वेरिएंस ऑफ Y/ST का फॉर्मूला क्या बनता है? ये फॉर्मूला होता है 1/n समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to k WI/SI होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/n समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to k WI/SI²। तो ये दोनों फार्मूले अगर आपको याद हैं तो एग्ज़ाम में लिखते समय आपको आसानी रहेगी, क्योंकि जब आप एडिशनल टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे तो आपको इन फार्मूलों के डेरिवेशन को नहीं करना है। अगर ये याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हें याद करें। चलिए अब आते हैं एडिशनल टॉपिक्स की तरफ। तो अब तक आपने समझ लिया कि स्ट्रैटिफिकेशन में हम लोग कैसे यूनिट को सिलेक्ट करते हैं, उसके रूल क्या है, प्रोपोर्शनल एंड नेमन, अंडर ऑप्टिमम एलोकेशन, और क्या क्या इनके वेरिएंसेस आते हैं। तो एडिशनल टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे, अगर S1 S2 Sk इक्वल हो जाएं तो ऑप्टिमम एलोकेशन वाले रूल पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं। तो ऑप्टिमम का जो रूल था वो क्या था, Ni इक्वल टू NI/SI डिवाइडेड बाई समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to k NI/SI। ये था ऑप्टिमम में स्टेटा से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने का रूल। अगर हर स्टेटा का वेरिएंस इक्वल हो जाए, मीन्स S1 इक्वल टू S2 डॉट 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 Sk, तो क्या होगा जरा देखते हैं इस Ni पर। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वल टू S N NI/S समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to k NI/S। अब ये S सेम है सबके लिए, कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रूल आएगा वो आएगा N NI समेसन I गोइंग फ्रॉम 1 to k NI मीन्स N NI/N। ये रूल किसका है, ये रूल है प्रोपोर्शनल एलोकेशन का। मीन्स जो रूल हम लोगों ने प्रोपोर्शनल एलोकेशन में पढ़ा था, स्टेटा से वैल्यूज़ को सेलेक्ट करने का, ये वाला। तो अगर हर स्टेटा का वेरिएंस इक्वल हो जाए तो नेमन एलोकेशन कन्वर्ट हो जाता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन में। तो इस रूल को एक नया नाम दिया गया, बाउलीज फार्मूला ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। यानी जब स्टेटा के वेरिएंसेस सेम हो जाएंगे तो नेमन कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपोर्शनल में, और ये दिया था बाउली ने, इसलिए इनके नाम पर इस फार्मूले का नाम रखा गया बाउलीज फार्मूला ऑफ प्रोपोर्शनल एलोकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं स्ट्रेटिफाइड और रैंडम में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लोग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में जब स्ट्रेटिफाइड से कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा विदाउट लेते हैं, बिकॉज विदाउट इज बेटर देन विद रिप्लेसमेंट। तो इस केस में इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग विद प्रोपोर्शनल एलोकेशन ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द स्ट्रेटिफाइड सैंपल। जब प्रोपोर्शनल एलोकेशन हम अप्लाई करेंगे तो अंडर प्रोपोर्शनल एलोकेशन जो रूल विदाउट का होता है कि हर एक यूनिट के सैंपल में सिलेक्ट होने के चांस इक्वल हैं, वो सेम रहेगा। कैसे ये आएगा देखते हैं इसे ज़रा। तो किसी भी स्टेटा से जिसका साइज कैपिटल Ni है से हम स्मॉल Ni यूनिट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी दिस Ni/Ni। अब अगर प्रोपोर्शनल एलोकेशन का रूल अप्लाई कर दें, ये वाला जो अभी हमने देखा, तो Ni की वैल्यू जब ये पुट करेंगे तो रिजल्ट कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट के फॉर्मूले में। ये रूल होता है विच इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी यूनिट बीइंग सिलेक्टेड इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विद में भी यही रूल होता है सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कभी कभी जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो कुछ डिफ़िकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं, और जब वो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो हम नए रूल बनाते हैं। तो पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास जो ith स्ट्रेटा का साइज़ है, सपोज़ यहाँ से हमने ni को किसी भी रूल के तहत कैलकुलेट किया, चाहे वो प्रोपोर्शनल हो या फिर नेमन का हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ni की वैल्यू कैपिटल Ni से ज़्यादा आ जाती है। तो जब पॉपुलेशन का साइज़ कैपिटल Ni है तो हम इसमें से मैक्सिमम कैपिटल Ni यूनिट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन Ni ग्रेटर देन कैपिटल Ni हो गया तो इस सिचुएशन में हम इस पूरे के पूरे स्टेटा को अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करते समय हमारे पास जो फार्मूले होते हैं उनमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं चेंजेस, वो हम अभी देखते हैं। इस सिचुएशन को ही हम नाम देते हैं मोर देन 100% सैम्पलिंग, यानी जितनी यूनिट्स थी सारी सेलेक्ट करनी पड़ी, उससे ज़्यादा तक जाना पड़ा, लेकिन जब यूनिट्स है नहीं तो हम Ni को इक्वल टू कर लेंगे कैपिटल Ni। और जो रूल में चेंजेस आएंगे वो क्या होगा वेरिएंस के फॉर्मूले में, वो अभी हम आपको करके दिखाते हैं। चलिए, दूसरी डिफ़िकल्टी क्या होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेटा का वेरिएंस SI स्क्वायर हमको नोन नहीं होता है। तो जब SI स्क्वायर की वैल्यू हमें ना पता हो तो हम इस स्टेटा से स्मॉल m साइज़ का सैंपल सेलेक्ट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं स्मॉल SI स्क्वायर। ये सैंपल सेलेक्ट किया जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट के रूल से, और विदाउट रिप्लेसमेंट में जो स्मॉल SI स्क्वायर होगा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा कैपिटल SI स्क्वायर का। फिर हम इस कैपिटल SI स्क्वायर की जगह पर स्मॉल SI स्क्वायर को यूज़ कर लेते हैं एज एन एस्टिमेटर, और SI स्क्वायर अननोन होने के केस में रूल इस फॉर्मूले के तहत चलता है। तो अब जब हम ये अप्लाई करेंगे, यानी SI स्क्वायर की जगह पे स्मॉल SI स्क्वायर पुट करेंगे, तो इस नए फॉर्मूले को नाम देते हैं हम लोग मॉडिफाइड नेमन्स एलोकेशन। तो चलिए देखते हैं। द मोस्ट सीरियस लिमिटेशंस ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन इज द एब्सेंस ऑफ नॉलेज ऑफ SIs, यानी जब हमें स्टेटा के वेरिएंसेस के बारे में पहले से ना पता हो। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इससे बचने के लिए PV सुखात में 1935 सजेस्टेड दैट अ पायलट सैंपल सर्वे ऑफ साइज M। पायलट सैंपल सर्वे क्या होता है, जब भी हम किसी बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सा सैंपल लेकर स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड पायलट सर्वे। पायलट सर्वे के सक्सेस होने के बाद ही हम उसको एक्सटेंड करते हैं। तो M साइज का एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे, मे बी कैरीड आउट बाई ड्राइंग सिंपल रैंडम सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट, और इस M साइज के सैंपल को हम लोग विदाउट रिप्लेसमेंट के रूल से सिलेक्ट करेंगे M साइज का फ्रॉम ईच स्टेटम, हर स्टेटा से, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ SI, ताकि हम इस SI को एस्टिमेट कर सकें। These estimated values of SIs may be used in obtaining optimum values of NIs। इन SI के एस्टिमेट्स को NI की वैल्यू को कैलकुलेट करने में यूज करेंगे। टू बी एलोकेटेड इन डिफरेंट स्टेटा, जो अलग अलग स्टेटा के लिए अलग अलग होगा। अब रूल क्या होता है नेमन का, नेमन का रूल होता है NI इज इक्वल टू NI SI अपॉन समेसन NI SI, समेसन गोइंग फ्रॉम 1 to K, जितने स्टेटा होते हैं K तक। अब कैपिटल SI की जगह पे हम इनके एस्टिमेटेड वैल्यू को पुट करेंगे, यानी स्मॉल SI को, और ये NI का नया फार्मूला बना जिसे डिनोट करेंगे NI कैप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सैंपल मीन स्क्वायर प्रोवाइड्स अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ स्टेटम मीन स्क्वायर SI स्क्वायर। ये तो विदाउट का फॉर्मूला ही होता है कि सैंपल का मीन स्क्वायर एरर पॉपुलेशन मीन स्क्वायर एरर के लिए अनबायस्ड होता है। द एलोकेशन ऑफ द सैंपल साइज अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दिस, यानी इस तरीके से जो एलोकेशंस का फार्मूला हमें मिला इज नोन एज मॉडिफाइड नेमन्स एलोकेशन। तो पहला एडिशनल टॉपिक आपने कवर किया मॉडिफाइड नेमन एलोकेशंस। अब आगे बढ़ते हैं। इस रूल को लगाने के बाद और किन बातों का हमें ध्यान रखना है, तो हम लोगों ने क्या किया, पायलट सर्वे करने के लिए किसी एक स्टेटा का साइज NI था,
इसमें से m का सैंपल सेलेक्ट किया था और इसके बाद हमने कैलकुलेट किया कि ni की वैल्यू क्या आएगी, यानी यहाँ से हमको कितनी वैल्यूज़ को लेना है। तो अब चूंकि m यूनिट्स पहले से सेलेक्ट की जा चुकी हैं, तो अब हम यहाँ से कितनी यूनिट और सेलेक्ट करेंगे, ni माइनस m। और ये ni कहाँ से आया है, इस फॉर्मूले से, यानी बची हुई यूनिट्स को, जो सपोज हम आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझाते हैं। हमारे पास n1 की वैल्यू 100 थी, यहाँ से हमने 20 साइज का सैंपल ले लिया, इसलिए ताकि हम कैपिटल S1 को कैलकुलेट कर पाएँ। हमें यहाँ से जब हमने ये रूल कैलकुलेट किया तो निकल कर आया कि 30 यूनिट सेलेक्ट की जानी चाहिए। अब 20 पहले से सिलेक्टेड है, तो बची हुई 10 यूनिट हम और सेलेक्ट कर लेंगे और हमारा सैंपल पूरा हो जाएगा पहले स्टेटा के लिए। ये काम हम हर स्टेटा के लिए करेंगे। के स्टेटा है हमारे पास। देन ni कैप माइनस m एडिशनल यूनिट्स आर टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग, जो बची हुई यूनिट्स हैं ni माइनस m से, ऑफ द ith स्टेटा टू कंप्लीट द सैंपल कोटा, इसलिए ताकि हमारा सैंपल पूरा हो जाए फॉर द ith स्टेटम। इफ फॉर एनी स्टेटम वी गेट ni कैप इज लेस देन m। अब मान लो ये ni कैलकुलेट होके आया, जो भी आया वो पहले जो सैंपल लिया गया था उससे छोटा आया, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जो पहले लिया गया था उतनी ही वैल्यूज सेलेक्ट कर लेंगे। देन वी टेक ni इक्वल टू m। बड़ा आने पर बची हुई यूनिट को सेलेक्ट करते हैं, और जब छोटा आया तो जितनी पहले से सेलेक्ट थी बस उसी को सैंपल साइज मान लेंगे फॉर दैट स्ट्रेटम। तो जब हम मॉडिफाइड नेमन एलोकेशन अप्लाई करेंगे तो ये रूल्स भी आपको बताने होंगे एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। एलोकेशन रिक्वायरिंग मोर देन 100% सैम्पलिंग, ये क्या होता है जानते हैं इसके बारे में। तो नेमन्स ऑप्टिमम एलोकेशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, और 100% मोर देन 100% कब होता है, अभी अभी हमने आपको बताया कि किसी भी स्टेटा का साइज n1 है, और जब इस फॉर्मूले से ये कैलकुलेट किया गया कि यहाँ से कितनी यूनिट सेलेक्ट की जानी है और इसकी जो वैल्यू आई वो n1 से बड़ी हो गई, तो इस सिचुएशन में पूरा का पूरा स्टेटा सैंपल में सेलेक्ट कर लिया जाता है, और इसी को कहते हैं मोर देन 100% सैम्पलिंग। अब जब पूरा का पूरा स्टेटा हमारे सैंपल में सेलेक्ट हुआ तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, आइए देखते हैं नेमन के फॉर्मूले से। तो अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, वेरिएंस ऑफ y बार एस टी समेसन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू k 1 अपॉन एन आई माइनस 1 अपॉन एन आई डब्ल्यू आई स्क्वायर एस आई स्क्वायर। मान लो पहले स्टेटा के साथ ऐसा हो गया कि स्मॉल n1 की वैल्यू कैपिटल N1 के बराबर हो गई, साइज बड़ा आया और हमें पूरा का पूरा स्टेटा सैंपल में सेलेक्ट करना पड़ा। तो हम इस फॉर्मूले को ब्रेक करेंगे पहली वैल्यू के लिए। पहली वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, n1 माइनस 1 अपॉन n1 W1 स्क्वायर S1 स्क्वायर। अगर दूसरी वैल्यू के लिए भी सेम आया, दूसरे का साइज था n2 और अब की बार स्मॉल n2 इज ग्रेटर देन n2 हो गया, तो हम इस पूरे के पूरे स्टेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी यहाँ पर भी हम इसकी जगह पे n2 यूज़ करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि जिस जिस स्टेटा के लिए ऐसा होगा उन सब की वजह से जो इफेक्ट पड़ने वाला होगा वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा और रिजल्ट जीरो मिलेगा। तो जब कभी भी ऐसा हो कि किसी भी स्टेटा को फुल्ली सेलेक्ट किया जाए सैंपल में, तो उस स्टेटा को हटा दिया जाए, उसको ऐड ही ना करें वेरिएंस की कैलकुलेशन में, यानी हम समेशन सिर्फ उन वैल्यूज़ पे करेंगे जो वैल्यूज़ में सैंपल साइज स्टेटा के साइज से छोटा हो। तो आई गोइंग फ्रॉम 2 टू k, अगर 1 छोड़ दिया है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 अगर दोनों छोड़ा है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, और फिर इसी रूल को अप्लाई कर लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि और आगे क्या चीज़ें होंगी जिन पे हमें ध्यान रखना है। समटाइम्स दिस फार्मूला में रिजल्ट इन द वैल्यूज ऑफ एनाइज इन सम स्टेटा विच आर लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग स्टेटम साइज। इस फार्मूले में कभी कभी ऐसा हो जाता है
कि जो वैल्यू सैंपल की कैलकुलेट होकर आती है वो पॉपुलेशन की साइज से बड़ी होती है। इफ देयर आर मोर देन 2 स्टेटा एंड द फार्मूला गिव्स n1 इज ग्रेटर देन n1 देन वी टेक n1 इक्वल टू n1। अगर ऐसा एक या एक से ज़्यादा स्टेटा के साथ होता है, जब सैंपल का साइज पॉपुलेशन के साइज से बड़ा हो जाए, तो हम पूरा का पूरा स्टेटा सैंपल में सेलेक्ट कर लेते हैं एंड द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम रिमेनिंग स्टेटा आर सिलेक्टेड बाय द रूल। अब ये एडिशनल है, ध्यान देना है कि जब हमने पहले स्टेटा को सैंपल में ले लिया तो हमारे पास सैंपल का साइज था स्मॉल n, पॉपुलेशन का साइज था कैपिटल N। तो अब हम बाकी यूनिट्स के रूल क्या बनाएंगे, तो बाकी यूनिट्स के लिए जो रूल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ध्यान देना। स्मॉल n सैंपल का साइज था, चूंकि कैपिटल N1 सैंपल में सेलेक्ट हो चुका है, तो हम आगे के स्टेटा के लिए रूल ये बनाएंगे कि जो बची हुई यूनिट्स हैं वो यहाँ पर पुट करेंगे और समेशन उस पर रखेंगे जो स्टेटा सेलेक्ट हो चुका है उसको हटाकर, बाकी बचे हुए स्टेटा पर समेशन पुट करेंगे। अगर मान लो एक और स्टेटा में ऐसा हो जाए, सेकंड स्टेटा में भी ऐसा हो जाए, तो फिर ये रूल कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, अब की बार सैंपल हमको स्मॉल n साइज का सेलेक्ट करना था, लेकिन n1 और n2 फुल्ली सेलेक्टेड हो चुके हैं, तो हमारा जो बचा हुआ सैंपल होगा वो इस साइज का होगा और समेशन में n1 और n2 को हटाकर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो ये है रूल मोर देन 100% सैम्पलिंग का इन केस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ये रूल अप्लाई करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई भी NI इस कैपिटल NI से बड़ा ना हो, सारे के सारे छोटे हैं, तभी ये रूल अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा हम आपको इसको और समझा देते हैं। ये पहला स्टेटा, दूसरा स्टेटा, तीसरा स्टेटा, kth स्टेटा। पहले स्टेटा में अगर n1 की वैल्यू कैलकुलेट होकर आई और n1 से बड़ी हो गई, तो हम रूल अप्लाई करेंगे NI का n माइनस n1 NI SI और समेशन I गोइंग फ्रॉम 2 to k, यानी I की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 1 नहीं होगी, क्योंकि पहला वाला स्टेटा पूरा का पूरा सेलेक्ट हो चुका है। अब करेंगे क्या, इस रूल को यूज करते हुए हम सबकी कैलकुलेशन करेंगे, n2 की, n3 की और nk की। फिर चेक करेंगे कि क्या ये n2 कैपिटल N2 से छोटा है, क्या ये n3 कैपिटल N3 से छोटा है, क्या ये nk कैपिटल Nk से छोटा है। अगर सारे के सारे छोटे मिलते हैं तो ये रूल अप्लाई करेंगे। मान लो किसी एक स्टेटा का छोटा नहीं मिला, बड़ा मिला, तो अगर ये बड़ा मिला तो फिर से नया रूल बनाएंगे। नया रूल अब क्या होगा, NI इज इक्वल टू, यहाँ पर स्मॉल n पुट करना है, यहाँ पर कैपिटल N1। नया रूल क्या बनेगा, स्मॉल n माइनस n1 माइनस n2, यानी अब की दूसरा भी बड़ा मिला तो उसको भी हटा दिया। और जब दो हमने स्टेटा हटाए तो समेशन भी दोनों का हटाएंगे, स्टार्ट करेंगे 3 to k NI SI और यहाँ पर I की वैल्यू स्टार्ट होगी 3 4 5। तो जब I की वैल्यू 3 से स्टार्ट हो रही है तो हम फिर से रिकैलकुलेट करेंगे n3 to nk सारी वैल्यूज, और फिर चेक करेंगे कि इनमें से सारे के सारे पॉपुलेशन के साइज से छोटे आ रहे हैं। अगर छोटे आ रहे हैं तो ये रूल अप्लाई करेंगे। मान लो फिर भी छोटा नहीं है, कोई एक बड़ा हो गया, तो उस स्टेटा को फिर से हटाएंगे। अब जब उस स्टेटा को हटाएंगे तो NI की वैल्यू फिर से रिकैलकुलेट होगी। अब की बार क्या आएगी, N1 N2 और N3, यानी तीसरा स्टेटा भी माइनस होगा। फिर फार्मूला लिखा जाएगा सेम जैसे कि ऊपर लिखा गया था। अब की बार समेशन स्टार्ट होगा 4 to k NI SI और I की वैल्यू होगी 4 to k। तो इसी रूल को फॉलो करते चले जाएंगे और जब तक NI हमको कैपिटल NI से छोटा नहीं मिलेगा तो हम इसको हमेशा रिकैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, ये लिखा भी है, प्रोवाइडेड NI इज लेस आर इक्वल टू कैपिटल NI। वी कंटिन्यू द प्रोसेस टिल वी गेट NI लेस आर इक्वल टू NI। तब तक हम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक सारे के सारे NI कैपिटल NI से छोटे या बराबर ना हो जाए। फॉर ऑल द रिमेनिंग I, बचे हुए के लिए जो सेलेक्ट होते जा रहे हैं उनको छोड़ते जाएंगे।
द रिजल्टिंग एलोकेशन ऑफ द सैंपल साइजेस टू वेरियस स्टेटा विल बी ऑप्टिमम। इस तरीके से जो एलोकेशंस हो रहे हैं सैंपल साइज के अलग अलग स्टेटा के लिए, ये ऑप्टिमम एलोकेशन होंगे। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द जनरल फार्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इज दिस। ये वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी का जनरल फार्मूला है। अभी तक इसमें एन आई की कोई भी वैल्यू पुट नहीं की गई है। इज करेक्ट इफ द रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एन आईज एज डिस्कस अबव आर सब्सटीट्यूटेड। यानी ये फार्मूला एकदम सही होगा जब हम एन आई की वो वैल्यूज पुट कर देंगे जो ऊपर से कैलकुलेट होकर आई हैं। कंट्रीब्यूशन बीइंग जीरो फॉर द वैल्यूज ऑफ एन आई इक्वल टू एन आई, और जिन जिन के लिए स्मॉल एन आई कैपिटल एन आई के इक्वल हो गया उसका कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। अभी अभी हमने करके दिखाया, कैंसिल होकर जीरो हो जा रहा था। तो अब फॉर्मूला नया क्या बनेगा? हाउएवर नेमन्स ऑप्टिमम एलोकेशन फार्मूला ये बनेगा नया वाला। ये तो वो फार्मूला है जो होता है इन केस ऑफ ऑप्टिमम एलोकेशन। इसको रिवाइज कैसे करेंगे? नो लॉन्गर होल्ड, यानी ये फार्मूला अब यूज नहीं होगा इन दिस रिवाइज स्कीम। इन दिस केस द अल्टरनेटिव करेक्ट फार्मूला इज, फार्मूला यूज होगा ये। अब इस फार्मूले को हम समझते हैं है क्या। इसमें समेसन डैश लगा हुआ है। समेसन डैश का मतलब ये समेसन उन वैल्यूज के लिए है जिनमें एन आई कैपिटल एन आई से छोटा है। बाकी को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि उसका इफेक्ट ऊपर वाले में चेक कर चुके हैं, जीरो हो जा रहा है। ये एन डैश क्या है? जो जीरो हो जा रहे हैं उनको हटाने के बाद जो सैंपल साइज बच रहा है ये वो। सपोज दैट 100 साइज की पॉपुलेशन थी जिसमें से हमने 20, 30, 40 और 10 के 4 स्टेटा बना लिए, ठीक है। अब पहला वाला अगर पूरा सिलेक्ट हो गया, हमको 30 साइज का सैंपल सेलेक्ट करना था, पहला वाला पूरा सैंपल में सेलेक्ट हो गया तो अब बचा 10, तो ये एन डैश की वैल्यू है, यानी बचा हुआ सैंपल कितना हमें सेलेक्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर समेसन डैश डिनोट द समेसन ओवर द स्टेटा इन विच एन आई इज लेस देन एन आई एंड एन डैश इज द रिवाइज्ड टोटल सैंपल साइज इन दीज स्टेटा। यानी अब हमें कितना सैंपल लेना है ये उसकी वैल्यू है। तो रिमार्क में ये बात करके भी दिखाई गई है कि अगर इक्वल टू होता है तो इसका इफेक्ट जीरो होगा। ये थे एडिशनल टॉपिक ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, जय हिंद।